हवा दे। और जो हम अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका इंडियन जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी का ये भाग भारतीय जियोग्राफी का पहला, भारतीय भूगोल का पहला पार्ट रहेगा। पहले पार्ट के अंदर हम बेसिक इंट्रो देखेंगे, उसकी आकृति का, उसकी जो ऊपर वर्टी उसका, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे, और समुद्री सीमाओं के बारे में देखेंगे, चट्टानों के बारे में देखेंगे, और हिमालय की स्थिति, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो इंडियन जियोग्राफी का जो पार्ट 1 है वो उसके अंतर्गत इतने चैप्टर इंक्लूडेड हो गए। तो जो पहला चैप्टर होता है, जो बेसिक इंट्रो है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं उसकी अवस्थिति के बारे में, कि उसकी जो अवस्थिति है वो किस प्रकार की है, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारा भारत का नक्शा सामने आता है, जिसमें हमको देखते हैं। सबसे पहले देखो जो ये जो सबसे टॉप होता है ना, यहाँ पे एक सैडल पीक है। क्या है यहाँ पे? सैडल पीक है। और उसका जो एलिवेशन है, या उसको वो अपन जिसका अपन बोल सकते हैं कि अक्षांशीय जो विस्तार है, वो 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है। और जो दक्षिणी है, यहाँ पे दक्षिणी यहाँ प्रॉपर दिखाई नहीं दे पा रहा, अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सैडल द्वीप जो हम मानते हैं वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, सैडल द्वीप। और यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार करके जो द्वीप बन गया है, ये निकोबार। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, जिसका जो है 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार। और यहाँ जो है भारत में इसका है 8 डिग्री 4 मिनट विस्तार। तो ये सबसे बॉटम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार पे है। ये इसका लिटिल निकोबार है। तो अगला ये हो गया इसका जो अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये देशांतरी विस्तार जो यहाँ पे है, जो कि गुजरात में है, इसका जो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। और इसका जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। इनके जो अगर नाम देखा जाएगा तो ये जो गुजरात में है इसका है गुहार मोता, गुजरात में है गुहार मोता। ठीक है, गुजराती जगह का नाम है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जगह का नाम है, यहाँ पे जो है वो किबूतू अरुणाचल प्रदेश की किबूतू जगह है। ठीक है। और यदि हम इसकी ग्रेट निकोबार पे अगर बात करें तो ये निकोबार पे है, तो क्लियर हो गया। कन्याकुमारी पे भी है, ये जो है पॉइंट ये कन्याकुमारी का है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये चारों की लोकेशन पता होगी आपको। अब ये हो गई इनकी विस्तार के बारे में बात कर ली। अब हम करते हैं कुछ द्वीपों की बात। तो द्वीपों में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे है एक द्वीप है जो नर्मदा नदी बह के आती है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है अलीमाबेट द्वीप। अलीमाबेट द्वीप यहाँ पे है, जो जहाँ पे नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है। एक है एलिफेंटा द्वीप, मुंबई से कुछ दूरी पे है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई से कुछ दूरी पे है। यहाँ मुंबई है, यहाँ से कुछ दूरी पे एलिफेंटा द्वीप है। मुंबई जिस द्वीप पे है उसको बोलते हैं साल्टिक द्वीप। साल्टिक द्वीप जहाँ पे मुंबई है ना, मुंबई जिस पे बसा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लक्षद्वीप। फिर उसके बाद जो मिलेगा मिलिकाय, और फिर मिलेगा आपको माले या मालदीव। तो मैंने इनके बीच में लाइन क्यों बनाई? तो लाइन मैंने इसलिए बनाई कि इसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं, इसके बीच में जो गैप है। और जो मिलिकाय और जो माले है, मालदीव, उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, सॉरी 8 डिग्री चैनल है। ये 9 डिग्री हो गया। 10 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पे है? तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है। ये आपको 10 डिग्री चैनल मिलेगा लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में, यहाँ पे ये है 10 डिग्री चैनल। ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, इनके बीच में
इन सारे समूह को जो कंबाइन रूप से जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है मरकत द्वीप समूह। मरकत द्वीप समूह किसको बोला जाता है? ये अंडमान निकोबार का जो सामूहिक रूप से जो होता है ना, इनको बोला जाता है मरकत द्वीप समूह। और एक कोको चैनल है जो म्यांमार और अंडमान निकोबार के जो मध्य होता है ना, यहाँ अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार, और जो हमारा म्यांमार है यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ म्यांमार है, तो इनके बीच में जो चैनल बनता है उस चैनल को का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, ये भी आप याद रखिए, कुछ चैनल इनके नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो इधर के सारे द्वीपों के पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पे? पंबन द्वीप यहाँ पे, पंबन द्वीप, ठीक है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, किसके बीच में? श्रीलंका भारत के मध्य मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी है। रामेश्वर जो है वो इसी, रामेश्वर जो है ये इसी द्वीप पर है। धनुषकोटी से श्रीलंका की तलैया तक का जो राम सेतु है, इसे आदम का पुल भी कहते हैं, आदम ब्रिज बोलते हैं। धनुषकोटी जो आदम का ब्रिज है ना, अडम ब्रिज बोलते हैं जो अपन, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये धनुषकोटी से लेके धनुषकोटी टू कहाँ तक है? ये श्रीलंका तक, इसको आदम का ब्रिज भी बोलते हैं। और मूगाजीव जो है ना हमारे यहाँ पे, जो केरल है, केरल के किनारे हमको ज़्यादातर मूगाजीव से निर्मित हमको चट्टानें देखने को मिलेगी। मूगाजीव एक प्रकार का जीव होता है जो प्रवाल भित्ति, मतलब ऐसे जीव एक के ऊपर एक ऐसे बन जाते हैं, जो कि अंदर एक प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, जो कि द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका अच्छा उदाहरण हमको केरल में देखने को मिलेगा, केरल में। और अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो जो मध्य अंडमान है, इसको मिडिल अंडमान बोलते हैं, सबसे बड़ा द्वीप इनमें, इन सभी में सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अंडमान जो है, साउथ का जो अंडमान है, इसमें ही ये हो गया लिटिल अंडमान, ये हो गया, ये इसको दक्षिण अंडमान बोलते हैं। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी जो राजधानी है, ये की दक्षिण अंडमान में, ठीक है। ये मिडिल अंडमान, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, साउथ में ही जो है हमारा ये लोअर अंडमान को ही साउथ अंडमान बोलते हैं। यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी उपस्थित है। और ग्रेट निकोबार ये हो गया हमारा, कार निकोबार जो ऊपर का हिस्सा हो गया, नीचे का ग्रेट निकोबार हो गया। ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप जो है, प्रवाल भित्ति द्वीप भारत का, वो है भैया, उसका नाम है एंड्रोल। और जो कि कहाँ पे है एंड्रोल? जो कि कहाँ है? लक्षद्वीप पे है, जो कि लक्षद्वीप पे है। जो भारत की जो है ना कर्क रेखा जो है, भारत की कर्क रेखा, ये प्रमुख भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, जो नाम देखे रखे, जैसे पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य जहाँ से भारत की जो कर्क रेखा गुजरती है। इंटरनेशनल अगर हम उसकी बात करें, गाय की बाउंड्रीज की बात करें, तो इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ देखो आप, ये है, इसको बोलते हैं जो रेड कलर से है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो एक भाई एक थे सर सिरिल रेडक्लिफ, ये भाई साहब ने 17/8/1947 के दिन में एक लाइन बनाई, ये जो रेड कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर, ठीक है, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है, 3310 किलोमीटर की रेखा है, ये आपको याद रखिए। डूरंड रेखा ये है जो कि ब्लू लाइन से दिखाई गई है। तो भारत में अगर डूरंड रेखा की कहानी बना, मतलब टोटल डूरंड रेखा की कहानी बनाए तो 2430 किलोमीटर की है, ठीक है, 2430 किलोमीटर की टोटल डूरंड रेखा। और एक है, इसको बनाया किसने था? एक थे भाई साहब जिनका नाम था मॉर्टिमर डूरंड,
ठीक है, उनके मध्य ये इसका जो ढूंढ रेखा की कहानी हुई थी वो 1893 के टाइम में हुई थी, है ना। 1893 में ढूंढ रेखा का निर्धारण हुआ था। अब ये एक मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, ये है पिंक कलर की, ये है मैकमोहन रेखा। इसकी दूरी की बात करें तो 885 किलोमीटर, पहले तो आप याद रखिए 800 मैकमोहन रेखा। और इसका जो मैकमोहन जो रेखा हुई थी, इसका जो निर्धारण हुआ था वो निर्धारण इसका हुआ था, तो ये जो रेखा का निर्धारण हुआ था ये हुआ था 1914 में, साथ में एक शिमला समझौता हुआ था, उसी के दौरान हुआ था ये। ठीक है, शिमला समझौता हुआ था और उसी के दौरान में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। मैकमोहन रेखा जो थी ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य हुआ था इसका निर्धारण। जो हमारे यूपी में जो एक है अगर बांग्लादेश के साथ में जो रेखा है ना, तो बांग्लादेश के साथ में जो रेखा बनती है उसको बोला जाता है पूर्वांचल, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1943 को हुआ था और इसकी जो लेंथ है वो है 40-96 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो रेखा है नेपाल के पास में उसको बोलते हैं जेगा बॉर्डर। क्या बोलते हैं? जेगा बॉर्डर। ठीक है, और सोनौली बॉर्डर बोलते हैं यहाँ पे भूटान के पास, भूटान के पास जो है वो जेगा बॉर्डर, और सनोली बॉर्डर जो होती है ये है उत्तराखंड के पास में सोनौली बॉर्डर। ये बॉर्डर के आप नाम याद रखिए। म्यांमार के साथ में जो नेपाल है, नेपाल के साथ में हम जो डिस्टेंस जो बनती है वो है 1751 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में जो ये डिस्टेंस है खाली इतनी भारत की, ये है भैया 106 किलोमीटर, जो कि डूरंड रेखा है 106 किलोमीटर बाहर है। ये किलोमीटर की डिस्टेंस आपको याद होनी चाहिए। भूटान के साथ में जो डिस्टेंस बनती है वो बनती है 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर। ठीक है, और जो म्यांमार के साथ में जो बनती है, म्यांमार के साथ में 1456 किलोमीटर। भूटान के साथ 576 है, सॉरी गलती हो गई, 576। और जो म्यांमार है 556 किलोमीटर, 1456 किलोमीटर किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। तो ये कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जो कि हम जो है भारत जो है दूसरे देशों के साथ में शेयर करता है। ये जो म्यांमार की बाउंड्री ये है ना, ये टोटल कितनी है? 1456 किलोमीटर। ठीक है, अगर और एक चीज़ देखी जाए भारत की तो 3214 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो उत्तर से दक्षिण है ऐसे में, और 2933 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ऐसे में है, अक्षांशीय डिस्टेंस है ना। तो आप उसको याद रखिए। ये नॉर्थ टू साउथ जो है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। तो ये इंटरनेशनल कुछ बाउंड्रीज थी। और भारत के बारे में अगर और थोड़ी और अगर देखना जानकारी तो कुछ ऐसा है कि एरिया की बात करें तो भारत जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वें नंबर पे है एरिया वाइज रैंक। पॉपुलेशन की दृष्टि से जो भारत की रैंक है वो सेकेंड है। ठीक है, एरिया जो भारत का देखना है तो भारत का एरिया आपको दिख जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एरिया। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप का जो भारत का जो परिमाप है वो है टोटल 7516 किलोमीटर, वो है भूमध्य, और 6100 किलोमीटर जो है लगभग ये है कोस्टल एरिया, मतलब यहाँ से समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। टोटल अगर हम जोड़े दोनों का तो दोनों का बनता है 13,616 वर्ग किलोमीटर। भारत में 29 राज्य थे बट अब 28 राज्य हो चुके हैं। यहाँ 29 राज्य थे तो एक कम कर दिया जम्मू कश्मीर को, उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इनका जो गठन हुआ था 5 अगस्त को नया जो दर्जा मिला है, नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और जो लक्षद्वीप और पांडुचेरी था दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर एमपी है और फिर एमएच महाराष्ट्र है। सबसे बड़ा अगर जनसंख्या की दृष्टि देखें सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य यूपी है और गोवा सबसे छोटा है। उसके बाद अगर मानक समय रेखा जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा जो है वो एमपी से जाती है,
फिर यूपी से ऊपर, यूपी फिर एमपी फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा फिर झारखंड, ये 5 राज्य जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। जो इसके जो 4 मिनट होता है वो हर एक डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। मानक समय रेखा जो इंडिया के नैनी इलाहाबाद, जहाँ कहाँ पे है, इलाहाबाद, वहाँ से मेजर होती है। भारत के कुछ राज्य जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, भारत के कुछ राज्य देख लेते हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहला जो राज्य है जम्मू कश्मीर है। 3 देश कौन कौन से? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को देखो, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल किसके साथ बनाता है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल बनाता है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ में। और सिक्किम है जो कि भूटान, नेपाल और चाइना 3। तो ये 3 राज्य है जो कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल देशों के साथ में। एक राज्य हमारा ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश जिसका जो कि अलग अलग, जिसके शहर जो है अलग अलग राज्यों में है। जैसे यमन, ये है हमारा पांडिचेरी। तो पांडिचेरी जो है और कराईकल ये तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे पांडिचेरी दिख रहा होगा आपको, ये और पांडिचेरी, और एक कराईकल करके है, दोनों तमिलनाडु में है। कराईकल और पांडिचेरी दोनों तमिलनाडु में है। उसके बाद यमन जो है, यमन, ये है यमन दिख रहा होगा आपको, ये आंध्रा में आता है, ठीक है, आंध्रा में है। और एक माहे है, यमन माहे, जो कि केरल में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है? माहे लिखा ही दिख रहा है यहाँ पे, जो केरल में आता है। तो ये 4 सिटी है जो इनको मिला के एक हमारा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है, जो कि भिन्न भिन्न राज्यों में है, उसका पता होना चाहिए हमको। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाउंड्रीज जो है महाराष्ट्र, मैक्सिमम लेंथ बाउंड्री जो है वो महाराष्ट्र की है, रोड वहाँ पे है। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की है, इंटरनेशनल बाउंड्री की जो लंबाई सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के पास में है। और यहाँ पे 7-8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार यहाँ के हमारे इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है, जो स्टेट है, उनके बारे में हमने पढ़ा। और अगला चैप्टर देखते हैं हम समुद्री समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा में देखिए, समुद्री सीमा एक अनक्लोज करके एक संस्था का गठन हुआ था जो थी UNCLOS 1982 में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक है, लॉ ऑफ सी 1982 में इसका गठन होता है। क्या था इसका पर्पस? इसका पर्पस कुछ ऐसा था कि जो इसने 3 कैटेगरी में डाले, प्रादेशिक, समुद्री सीमा, 3 कैटेगरी बनाई। पहली बनाई प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी जो कैटेगरी बनाई वो बनाया इसने संलग्न क्षेत्र, और तीसरी कैटेगरी बनाई इन्होंने अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अब इन तीनों को उन्होंने बांट दिया कि प्रादेशिक सीमा मतलब 12 नॉटिकल मील तक, और संलग्न क्षेत्र था वो 24 नॉटिकल मील तक बनाया था, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र था 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक। आपको पता होना चाहिए कि जो 1 नॉटिकल मील होता है वो होता है 1.8 मील के बराबर, और 1 मील जो होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। मतलब जो 12 नॉटिकल मील आपको दर्शाया गया है, यहाँ तक राज्य का अधिकार होता है, 12 के बाद 24 तक जो होता है केंद्र का अधिकार होता है, और उसके बाद जो 24 यहाँ पे केंद्र मतलब जो होता है समुद्र, यहाँ पर सीमा शुल्क वसूली सफाई काम कर सकती है सेंटर। इसके बाद 200 किलोमीटर तक क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, वहाँ तक द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, विज्ञान अनुसंधान कर सकता है कंट्री, है ना, सेंटर। तो ये उनके बना के रखे हैं। जो जितने भी रिसर्च करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग से लेके मिसाइल टेस्टिंग तक हम यहाँ कर सकते हैं। ये क्षेत्र बना के रखे उनकी, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी हमने पढ़ा जो 9 डिग्री चैनल जो इसमें दर्शाया गया है, जो 9 डिग्री चैनल है ये किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिलिकाय के बीच में। यहाँ लक्षद्वीप है और नीचे मिलिकाय है, नीचे माले है, माले मतलब मालदीव,
यहाँ 8 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? यह है ग्रेट निकोबार नीचे, और ऊपर क्या है? ऊपर है लिटिल अंडमान, और कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में, सॉरी, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल आ जाता है। और इसके बाद में कच्चे खाड़ी, ये कच्चे खाड़ी है, क्लियर है। एक मुंबई हाई करके एक जगह है यहाँ कहीं, ठीक है, उसका नाम है मुंबई हाई। यहाँ से जो होता है ऑयल, इन सारी चीज़ों का दोहन होता है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल इस साइड में है, इस साइड में है बंगाल की खाड़ी, इस साइड में, इधर है अरब सागर। तो ये जो दूरी होती है 12, 24, 200, बस इसको आप याद रखिए। और इसको नापा कहाँ से जाता है? इसको नापा जाता है आधार रेखा। कई बार जैसे ये जो ऐसे यहाँ से ऐसा ऐसा होगा तो इसकी एक रेफरेंस आधार रेखा है, वहाँ से नापी जाती है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा, कुछ समुद्री सीमाएं भी क्लियर हो गई। अगला अगर हम पढ़ते हैं चट्टानों के बारे में। चट्टानों में हमको क्या पता है कि भारत की कुछ जो चट्टानें हैं उनको प्रमुख कुछ भागों में बांटा गया। जैसे आर्किन चट्टानें सबसे ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट चट्टान है। विंध्याक्रम की चट्टानें, दक्कन क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, कोडप्पा क्षेत्र, ठीक है। इन प्रमुख चीज़ों में इनको बांटा गया है। अगर हम देखें कि दक्कन का क्षेत्र की बात करें तो दक्कन का क्षेत्र जो है 10% जो क्षेत्र आता है वो आता है MP के पास में, प्लस गुजरात पास 10%, गुजरात पास मतलब टोटल 20% हो गया। 80% जो आता है वो आता है महाराष्ट्र के हिस्से में, जो दक्कन का क्षेत्र है। वो ये इसका जो निर्माण हुआ था वो किस समय में? लावा की वजह से हुआ था, है ना। लावा के ठंडे होने से यहाँ पे एक दक्कन का क्षेत्र बन चुका है। यहाँ कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ जगह काली है, तो यहाँ कपास ज़्यादा होता है। मोटा अनाज नहीं, कपास होता है यहाँ पे। धारवाड़ की कहानी बताया तो धारवाड़ जो है यहाँ पे एक धारवाड़ जिला भी है ना, धारवाड़ जिला, एक बेलार जिला भी है, एक सिभोगा भी है। ये कुछ जिले हैं जहाँ पे, ये कर्नाटक का हिस्सा है जहाँ पे हमको कोलार हट्टी की खाने देखने को मिलती है। कोलार हट्टी सोने की खाने ही है ना, कोलार हट्टी की सोने की खाने हैं। और ये है कुड़प्पा किस्म की चट्टानें। तो कुड़प्पा किस्म की चट्टानें जितनी भी यहाँ हमको क्या मिलते हैं, यहाँ हमको खनिज मिलते हैं। खनिज में क्या क्या मिलता है? खनिज में हमको मिलता है आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, टंगस्टन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमको यहीं पे, ठीक है। गोंडवाना की कहानी है तो गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 घाटियाँ दिख रही होगी। तो ये जो ऊपर की घाटी है इसको बोलते हैं दामोदर घाटी। दामोदर घाटी मतलब एक घाटियाँ है, इनके भीतर हमको कोयला मिलता है। ये महानदी की घाटी है और ये गोदावरी नदी की घाटी है। इन घाटियों के मध्य जो है नीचे हमको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। कोयले की कहानी में देखिए तो 90% कोयला जो है इन चट्टानों में पाया जाता है भारत का। बिटुमिनस कोयला जो होता है सबसे, मतलब एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है कहना, पर यहाँ पे जो मिलता कोयला है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ मिलता है? वो जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में मिलता है एंथ्रेसाइट कोयला, भारत में सबसे मैक्सिमम मात्रा में। यहाँ जो कोयला निकलता है वो बिटुमिनस जो है उस तरीके कोयला निकलता है। उसके बाद हम विंध्याचल की अगर बात करें तो विंध्याचल जो है क्षेत्र ये MP में आता है सबसे अधिक। यहाँ पे हमको चूना देखने को मिलेगा। हीरा की खान है भैया यहाँ पे, है ना, कहाँ पे? पन्ना में। यहाँ पे चूना मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, ठीक है। और बालू जो सीमेंट का कारखाना आपको मैक्सिमम मिलेंगे विंध्याचल के जो क्षेत्र है यहाँ पे। और एक गुरमुंडा की खान है जो कि आंध्रा में है, उसको भी आप याद रखिए। गुरमुंडा की जो खान है वो आंध्रा की है। एक कोयला क्षेत्र है यहाँ गोंडवाना में जिसका नाम है सिंगरौली। इनकी जो घाटियाँ बनाई हैं मैंने, जैसे दामोदर घाटी, तो इसका जो एक झरियर कोयला क्षेत्र है, जैसे फेमस क्षेत्र बोलते हैं ना, फेमस खान, तो दामोदर घाटी में एक झरियर है फेमस खान। अगर हम महानदी की बात करें तो यहाँ पे है तलछाल जो कि फेमस खान है। और गोदावरी नदी की बात करें तो यहाँ पे गोदावरी नदी घाटी में आता है सिंगरौली करके, है ना, सिंगरौली। ये कोयला क्षेत्र फेमस है। ये गुरमुंडा की खान हिराकली जो कि आंध्रा में है, तो क्लियर हो गया। तो ये प्रमुख चट्टान है, तो चट्टानों में मिलने वाली जो है प्रमुख जो खनिज तत्व है इनके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा।
उसके बाद हम पहुँचते हैं हिमालय जो है हमारा, हिमालय का जो निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत है, पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो हिमालय का जो विस्तार है वो हिंदुस पर्वत, यहाँ दिख रहा है आपको, हिंदुस पर्वत यहाँ कहीं से है, ये राकापोसी शिखर से लेके, अगर भारत में देखें वैसे हिंदुस पर्वत ये है और सुलेमान श्रेणी ऐसी आती है, और यहाँ से होता है भैया हिमालय का निर्माण। तो हिमालय ऐसा ऐसा आगे बढ़ता है। ये आपको तीन चीज़ दिख रही होगी, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हिमालय, मतलब हिमालय का ही भाग है। तो इसको बोला जाता है, जो ऊपर का है उसको बोला जाता है वृहद हिमालय। बीच में जो दिख रहा है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं, नीचे जो है उसको बोलते हैं शिवालय। क्लियर है। और ऊपर जो तीन घाटी दिख रही है, यहाँ पे तीन घाटी है, एक दो तीन, ये तीनों को सामूहिक रूप से बोला जाता है। जो जो तीनों है, सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। तीनों को ट्रांस हिमालय जब बोला जाता है सामूहिक रूप से, ट्रांस हिमालय सामूहिक रूप से बोला जाता है। तो अगर हम भारत में बात करें हिमालय का विस्तार, तो भारत में जो हिमालय का विस्तार है, राकापोसी, ये नागा पर्वत दिख रहा है आपको, ये नागा पर्वत लिखा है, यहाँ से लेके नागा पर्वत से लेके ये यहाँ तक नामचा पर्वत तक है ना, नागा पर्वत से लेके नामचा पर्वत दिख रहा है आपको, यहाँ तक है हिमालय का भारत के अंदर विस्तार। उसके बाद ऐसा टर्न होता है और नीचे जाता है, और धीरे धीरे इसका एलिवेशन कम होता है, और बाद में अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो हिमालय में ये हुई, हिमालय का विस्तार हमको पता चल गया है। ये हिमालय का के ऊपर के भाग को बोला जाता है अंगारा लैंड, और जो नीचे का भाग हो जाता है उसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। एक चीज़ ये भी क्लियर होगी, गोंडवाना लैंड। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हो गया। तो यहाँ पे दो थ्योरी होती है हिमालय के निर्माण में, जैसे दो थ्योरी इस्तेमाल होती है। एक थ्योरी इस्तेमाल होती है भैया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। पहला तो एक थ्योरी होती है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो इनकी वजह से इन्होंने बोला था कि हिमालय की जगह पे एक पृथ्वी सागर था, बाद में यहाँ पे जो वहाँ दबाव, दाब और वायु दाब की वजह से वहाँ पे पृथ्वी का जो भूगर्भीय दाब है, और उसकी वजह से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है। और एक था हेरिहस की थ्योरी आती है, हेरिहस थ्योरी। पर ये भाई साहब ने बोला था कि इन्होंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट जो होती है 7 प्लेटों से मिलकर बना है जो भारत है, ये सॉरी पूरा विश्व, इसमें है कौन कौन सी, पैसिफिक थ्योरी प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। तो 6 प्लेटें हैं। इन प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर मतलब आगे पीछे खिंचकने से ही मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 प्लेट है, इसके नीचे एक दूसरी प्लेट आ गई, तो यहाँ निर्माण हो गया इकाई का पर्वत का। तो उनका लॉजिक ये था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से उनका मतलब उन्होंने कहा था। अब हिमालय जो यहाँ से निकलता है, तो हिमालय के जो चोटियाँ है या उसका जो नाम बदलते जाता है, हिमालय जब यहाँ जाता है सबसे हाइट पे होता है, धीरे धीरे यहाँ नेपाल में उसकी सर्वोत्तम हाइट है हिमालय की, फिर धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती है, फिर वहाँ बढ़ता है। जैसे हिमालय अरुणाचल में पहुँचता है तो हिमालय को पटकोई पहाड़ी बोला जाता है हिमालय को। कहाँ पे? अरुणाचल में। यही मणिपुर में जाता है तो मणिपुरी पहाड़ी हो जाती है, मिजोरम में जाता है मिजो पहाड़ी हो जाती है। म्यांमार में जैसा ही जाता है तो बन जाता है अराकानुमा पर्वत। म्यांमार में किस नाम जाना जाता है? अराकानुमा पर्वत, म्यांमार के अंदर। ठीक है, म्यांमार में जैसे होते हैं, यहाँ मिजो में मिजो पहाड़ी हो जाता है। नागा श्रेणी नागालैंड में पटकोई भूमि लिखा है, देखिए अच्छे से देखिए, पटकोई भूमि लिखा है, जो दिखाई नहीं दे पा रहा है। गारो खासी जयंतिया, ये जो है ये मेघालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, याद रखिए आप। उसके बाद इस प्रकार यहाँ पे जो हिमालय है वो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न उसको नामों से जाना जाता है। अगर हम देखें नागा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत, नागा पर्वत आपको दिख रहा है, ये रहा नागा पर्वत, यहाँ से लेके नामचा पर्वत तक अगर हम हिमालय की बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर की है। काहे कितनी लंबाई है? 2500 किलोमीटर की। और सर्वोत्तम जो हाइट है हिमालय की वो यहीं पे आती है, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे, मतलब नेपाल के क्षेत्र में है। अगर हम यहाँ वृहद हिमालय की बात करें तो जो वृहद हिमालय हमारा, वृहद हिमालय पे कुछ चोटी है, आपको दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे
सबसे पहले ट्रांस हिमालय देख लो, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। किसको? तो हिमालय की कुछ पर्वत चोटी है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ ट्रांस हिमालय में जो 3 है पर्वत चोटी, सबसे ऊपर जो है उसको बोलते हैं काराकोरम। ये काराकोरम लिख रहा है, काराकोरम जो दिख रहा है आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन काराकोरम लिखा है। फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी है, ठीक है। तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी है, ठीक है। ये तीनों श्रेणियों को सामूहिक रूप से बोला जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। श्योक नदी यहाँ से बहती है, जो नदी दिख रही है आपको ये है श्योक नदी, जो बह रही है यहाँ से, है ना। किसके? काराकोरम और लद्दाख के बीच में से जो नदी बह रही है इसको बोला जाता है श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के मध्य जो नदी बह रही है उसको बोला जाता है वो है सिंधु नदी। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे अगर काराकोरम की बात करें तो यहाँ काराकोरम की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। क्लियर है? और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है ये लद्दाख श्रेणी के सर्वोत्तम जो चोटी है उसका नाम है राकापोसी शिखर, राकापोसी शिखर, ठीक है। उसके बाद जास्कर श्रेणी की बात करें तो जास्कर श्रेणी जो है जास्कर श्रेणी यहाँ पे है। जास्कर श्रेणी के बाद लग जाता है हमारा कौन सा? वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय में सबसे ऊंची अगर हम भारत की प्रमुख उत्तराखंड की चोटी का नाम उत्तराखंड की चोटी देखेंगे तो एक नंदा देवी है और एक है हमारे क्या? बदरपूछ। नंदा देवी और बदरपूछ, ये है नंदा देवी, दिख रहा उत्तराखंड में आपको, ये नंदा देवी है ना, और एक है बदरपूछ, चोटी है ना। और उसके बाद ये यहाँ पे और एक चोटी है कापेट करके, है ना। बद्रीनाथ भी यहीं पे है, बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद ये लग जाता है यहाँ पे क्या हमारा नेपाल लग जाता है। नेपाल में कौन कौन सी चोटी है? अन्नपूर्णा, धौलागिरी दिख रही है आपको, ये धौलागिरी है, फिर ये अन्नपूर्णा है। उसके बाद है एवरेस्ट, ये है। अब एवरेस्ट है, एवरेस्ट के राइट साइड में मकालू है और लेफ्ट साइड में मसालू है। मसालू लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में मकालू है। क्लियर है? और फिर है यहाँ सिक्किम पे कंचनजंगा, जो कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। नामचा पर्वत ये रहा आपका, ठीक है। नामचा पर्वत ये भारत के बाहर हो गया। ये नदी देखो यहाँ से निकली है सांगपो नदी, मानसरोवर तिब्बत से निकली है सांगपो नदी। ये सांगपो नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, उसको चीन में सांगपो बोलते हैं। फिर वो अंदर यहाँ से आई है और अंदर घुस गई है ना, ब्रह्मपुत्र नाम उसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। मानसरोवर ये है, मानसरोवर तिब्बत ये है, तिब्बत का मानसरोवर झील ये है। यहाँ से सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, तीनों नदियाँ यहीं से निकलती है। उसके बाद अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो काराकोरम पे 4 ग्लेशियर है, पर प्रमुख काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर। कौन कौन से ग्लेशियर है? पहले है सियाचिन, 4 ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर, और एक है बियासो, और एक है वाल्डोरा। ये 4 ग्लेशियर भारत का। सियाचिन सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर, याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। और उसके बाद जो लेह है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ये सिंधु नदी दिख रही है आपको जो बहते आ रही है, ये सिंधु नदी, ये जास्कर लद्दाख के मध्य इसके दाएं तट पे लेह है ना, वहाँ पे लेह है। लेह की अगर पोजीशन देखे तो जो वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय जो है, मतलब ये है वृहद हिमालय और ये ट्रांस हिमालय खत्म हो जाता है। तो जास्कर श्रेणी और ट्रांस हिमालय के जो मध्य का क्षेत्र है ना, इसको बोला जाता है सचर जोन। और जो एवरेस्ट है, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने लायक है, जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट पर्वत को बोला जाता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, जिसको बोला जाता है, जो नेपाल में जो लोग बोलते हैं चोमा लुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोमा लुंगमा, पर्वतों की रानी बोला जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारा वृहद हिमालय कहानी होगी, जो वृहद हिमालय ये। अब अगर हम बात करें जो नीचे के मध्य हिमालय की बात करें, तो मध्य हिमालय पे कोई कुछ मतलब भारत के तीर्थ स्थल है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के जो तीर्थ स्थल है प्रमुख, उन तीर्थ स्थलों में जैसे है, सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्तराखंड का मसूरी, मतलब घूमने लायक पर्यटन स्थल जिसको देखा जाए तो मसूरी मध्य हिमालय पे है। काठमांडू, काठमांडू की जो घाटी है ये भी मध्य हिमालय पे है, ठीक है। और जो पीर पंजाल बनिहाल दर्रा जो बना है 2.8 किलोमीटर का। देखिए सबसे पहले आपको दर्रे बता, ये भी यहीं पे है, मतलब मध्य हिमालय पे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि अटल टनल बना है, अटल टनल, इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 3 टनल बने हैं यहाँ पे। एक श्यामा प्रसाद बना है, ठीक है, श्यामा प्रसाद NH44 जम्मू कश्मीर में ही है, इसकी है 9.27 किलोमीटर लेंथ। और एक है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल जिसको जवाहर टनल भी बोलते हैं, इसकी लंबाई है 11 इसको बनिहाल दर्रा भी बोलते हैं, 11.25 किलोमीटर। क्लियर है। ये जो पहला है ये हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, बाकी ये दो है जम्मू कश्मीर में, ये हिमाचल में है। तो ये टनल के बारे में आप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश का है, ये श्याम प्रसाद मुखर्जी 9.27 किलोमीटर है, और ये पीर पंजाल श्रेणी है, 11.25 किलोमीटर टनल लंबा है, जो कि NH1A पे निर्मित है। अब अगर हम देखें तो कुछ पर्यटक स्थल है, उनके बारे में देख लो। पर्यटक स्थल जैसे कि जो हमारा गुलमर्ग सोनमर्ग जो है, घास के मैदान है ये, है ना, इनको घास के मैदान बोलते हैं। एक है गुलमर्ग और एक है सोनमर्ग, ये घास के मैदान है जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। क्लियर है। उसके बाद में हिमाचल में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बुग्यान, बुग्यान और पयाल, ये है हिमाचल में। हिमाचल के जितने घास के मैदान हैं उनको ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बुग्यान, ये ब है, बुग्यान और पयाल। अब एक है शिमला मनाली, ये जो है ये कहाँ पे है? पर्यटक स्थल है, शिमला मनाली और डलहौजी, ये है हिमाचल के पर्यटक स्थल, शिमला मनाली डलहौजी। और मसूरी रानीखेत पिटसन, मसूरी रानीखेत पिटसन नैनीताल, ये उत्तराखंड के हैं। मसूरी रानीखेत पिटसन नैनीताल ये उत्तराखंड है, उनके पर्यटक स्थल है, ये आपको पता होने चाहिए। कश्मीर घाटी कश्मीर में है, कल्लू कांगला घाटी जो हिमाचल में है, काठमांडू घाटी काठमांडू में है। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है हमारा, ये जो घाटी दिख रही है आपको, घाटी दिख रही है अलग अलग जो मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय आगे बढ़ा है और यहाँ घाटियों में परिवर्तित हो गया है। तो उन घाटियों के कुछ नाम है ना, वो नाम आपको पता होना चाहिए। मध्य हिमालय आगे जाके घाटी में चेंज हो गया है। डफला, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये 4 मतलब सी घाटियाँ बनी हैं, उनके नाम हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये अरुणाचल की घाटी, अरुणाचल है जो कि मध्य हिमालय बाद में घाटियों में बदल गया है, पर्वत श्रेणी, मतलब बीच बीच में मतलब घाटी बन चुकी है, तो उनका नाम है डफला, मिरी, अबोर, मिरी। लघु हिमालय और शिवालय के मध्य जो मैदान होते हैं, लघु हिमालय ये है, शिवालय ये है, इनके जो मध्य होता है, इनके मध्य जो शहर है उनको दूर प्रत्यय लगाया जाता है या द्वार लगाया जाता है, दून या द्वार, जैसे देहरादून, हरिद्वार, आखिरी में जो प्रत्यय है, इस प्रकार से। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो एक यहाँ पे अंदर आती है नामचू नाम से, फिर यहाँ अंदर इंटर मारती है, कहाँ से? दिहंग गाज से। कहाँ से? दिहंग गाज से। गाज किसे बोलते हैं असल में? गाज की नहीं बोलते हैं। गाज क्या होता है? ये पर्वत है और इनको काट के नदी क्या करती है? अपना रास्ता बनाती है, तो वो गाज कहलाता है। तो दिहंग गाज यहाँ पे है एक निर्माण, वहाँ दिहंग गाज से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर होती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और गाज को कैनियन भी बोलते हैं, गाज को ही कैनियन भी बोला जाता है। और इसी के साथ में हम अगला जो देखेंगे, अगला चैप्टर जो है रहेगा वो हिमालय
वो नदियों पे रहेगा। ये हिमालय का बेसिक जानकारी हो चुकी है, इतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। हिमालय का विस्तार, हिमालय का प्रकार, हिमालय को जो वर्गीकृत किए गए हैं उनकी श्रेणियों के आधार पे, वो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालय, अर्जुन के जो दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल, ये सारी चीज़ें, और वहाँ के जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार करेंगे। नदियाँ हो गई, ग्लेशियर हो गए, दर्रे हो गए, इन चीज़ों के बारे में। गुड लक।